हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास हम पिछली क्लास से आगे शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? क्रिया के भेद कर्म के आधार पर। आज मैं आपको इस वीडियो में क्रिया के अगले भेदों की जानकारी दे रही हूँ, जो कि संरचना या फिर प्रयोग के आधार पर हैं। पिछली वीडियो आप सब लोग देख करके आए होंगे। उस वीडियो में हमने क्रिया भेद किया था कर्म के आधार पर, और ये उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें हम कर रहे हैं क्रिया के भेद रचना या फिर प्रयोग के आधार पर। क्रिया के भेद दो आधारों पर बताए जाते हैं। पहला आधार है कर्म का आधार और दूसरा आधार है संरचना या प्रयोग का आधार। कर्म का आधार हम पिछली में भाग 1 में कर चुके हैं। क्रिया नाम से वीडियो है, उसका थंबनेल क्रिया से है और उसमें पार्ट 1 लिखा हुआ है, भाग 1 लिखा हुआ है, और ये भाग 2 है। ये बड़े बच्चों के लिए है, इसलिए मैंने वीडियो अलग किया। वो छोटे बच्चों को उतना ही पढ़ाया जाता है। क्लास 8 तक कर्म के आधार पर ही क्रिया भेद पढ़ाए जाते हैं, और क्लास 8 से आगे 12th क्लास तक संरचना और प्रयोग के आधार पर भी बताए जाते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है इसका। शुरू करते हैं। देखिए, संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। पहला भेद है संयुक्त क्रिया, दूसरा है नाम धातु क्रिया, इसे नामिक क्रिया भी कहते हैं। तीसरी है प्रेरणार्थक क्रिया, चौथी है पूर्वकालिक क्रिया, मूल क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया, विधि क्रिया। तो ये 9 क्रियाएं हैं। किसी किसी किताब में आपको 10 मिलेंगी। उन लोगों ने क्या किया है कि नामिक क्रिया और नाम धातु क्रिया को अलग कर दिया, जबकि ये दोनों एक ही होती हैं, इसलिए मैंने इनको स्लैश करके यहाँ ले लिया है। तो इस तरह से 9 क्रिया भेद हैं। अब हम इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं आगे। पहला भेद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का अर्थ है 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मिलने से बनने वाली क्रिया। इसे 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के एक साथ मिलकर वाक्य में अगर प्रयोग कर लिया जाता है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। पिछली वीडियो में भी जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि राम पढ़ रहा है, तो पढ़ना, रहा और है, पढ़ रहा है, ये तीनों शब्द क्रिया शब्द हैं। ठीक है, तो वही संयुक्त क्रिया होती है। असली काम तो उसमें पढ़ने का हो रहा है, लेकिन रहा है उसके साथ लगकर आया है, इसलिए तीनों जो शब्द हैं, तीनों जो क्रियापद हैं, वो संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। नीचे देखिए, उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। मैंने पत्र लिख दिया है, तो यहाँ पर मेन क्रिया क्या हो रही है? मुख्य क्रिया लिखने की क्रिया हो रही है। पत्र को लिखा जा रहा है, और दिया है इसके साथ लगकर आया है, इसके साथ लगकर आया है दिया है। ठीक है, लिख के साथ लगकर आया है दिया है, तो इसलिए लिख दिया एक संयुक्त क्रिया है जो लिखना और देना 2 क्रियाओं से मिलकर बनी है, और है से होना, तो लिख दिया है, ये तीनों मिलकर के संयुक्त क्रिया बना रहे हैं। क्रिया का अगला भेद है नाम धातु क्रिया। नाम से जो धातु बनी हुई हो, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका नाम ही नाम धातु क्रिया है। नाम यानी संज्ञा से बनी हुई धातु। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं होती हैं। ये संज्ञा से बन सकती है, सर्वनाम से बन सकती है और विशेषण से भी बन सकती है। इन्हें हम नाम धातु के रूप में भी जानते हैं, जो किसी नाम के आधार पर क्रिया का रूप ले लेती हैं। ठीक है, जैसे हाथ। ठीक है, हमारा हाथ, ये एक संज्ञा शब्द है। हाथ, हाथ से बना दिया हमने हथियाना। उसने मेरा प्राइज हथिया लिया, तो इस तरह से हाथ से हथियाना बन गया है, बात से बतियाना बन गया है, दुख से दुखाना बन गया है। तो जो नाम से यानी संज्ञा से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। विशेषतः ये संज्ञा से ही बनती हैं। बहुत कम उदाहरण होते हैं जहां ये सर्वनाम और विशेषण से बनती है, लेकिन ये नाम धातु है। नाम मतलब संज्ञा, संज्ञा से बनने वाली धातु है ये। आगे चलते हैं। तीसरी प्रकार की जो क्रिया होती है वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा। प्रेरणार्थक, प्रेरणा देना, किसी को प्रेरणा देना, किसी से काम करवाना, काम करने की प्रेरणा किसी को देना। तो प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है
जिससे ये पता चलता है कि कर्ता जो है वो खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि किसी दूसरे से काम करवा रहा है, किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है कि तुम करो। ये किसी मूल धातु के रूप में बदलकर बनाई जाती है और दर्शाती है कि कर्ता किसी दूसरे से काम करवा रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद नहीं करता, किसी और से करवाता है। कैसे? माँ ने नौकर से दूध मंगवाया। तो मंगवाया जो शब्द है वो प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि माँ खुद नहीं लेकर आई है बल्कि उसने नौकर से मंगवाया है। मूल क्रिया है लिखना, तो मूल क्रिया का लिखवाना अगर बन गया तो वो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। वह उनसे चिट्ठी लिखवाता है, वह राम से चिट्ठी लिखवाता है। तो लिखवाना जो शब्द है ये प्रेरणार्थक क्रिया है, जबकि इसकी मूल क्रिया लिखना है। वास्तविक क्रिया तो लिखना है, लेकिन लिखना से हमने लिखवाना शब्द बना दिया है क्योंकि हमारे वाक्य में उसी की जरूरत थी। तो जब लिखवाना अगर शब्द आ गया हमारे वाक्य में तो इसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। एक और उदाहरण यहाँ पे ले रखा है। मैंने नौकर से काम करवाया। करवाया, मंगवाया, लिखवाया, खिलवाया, नहलवाया, धुलवाया। तो बहुत जितनी भी क्रियाएं हैं मूल क्रियाएं, उनसे प्रेरणार्थक क्रियाएं बन ही जाती हैं जब हम किसी और से काम करवाते हैं। अगला चौथा भाग है इसका पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, नाम को ध्यान से पढ़िए आप। इस नाम में दो शब्द हैं, एक है पूर्व और दूसरा है काल। काल से कालिक बना हुआ है ना, कालिक। काल, काल का मतलब होता है समय और पूर्व का मतलब होता है पहले, मतलब समय से पहले। यानी कि जब वाक्य में कोई मुख्य क्रिया हो रही है उससे पहले भी एक क्रिया हो चुकी है तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने नहा धोकर भोजन खाया। अब इसमें मुख्य काम क्या हो रहा है वाक्य में? भोजन खाने का, खाने का काम हो रहा है मुख्य। लेकिन मुख्य काम करने से पहले मैंने क्या किया? नहाया धोया। नहाना धोना भी तो एक क्रिया है, तो ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। ये उदाहरण देखिए। मोहन पढ़कर घर चला गया। मोहन घर चला गया, ये तो मुख्य काम हो रहा है इस वाक्य में, लेकिन घर जाने से पहले उसने क्या किया? वो पढ़कर गया। यहाँ पर ये है पूर्वकालिक क्रिया। एक मुख्य क्रिया से पहले अगर कोई दूसरी क्रिया हो रही है तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब अगला भाग है मूल क्रिया। मूल क्रिया कैसे कहते हैं? मूल क्रिया, जिसे रूढ़ क्रिया या मूल धातु भी कहा जाता है, वह क्रिया होती है जो किसी अन्य शब्द से नहीं बनती है बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होती है। इसका मतलब है ये किसी दूसरे शब्द से बने प्रत्यय या किसी अन्य क्रिया से नहीं बनती है, ये अपने ही शब्द से बनती। कैसे? चलना, ये क्रिया अपने आप में एक मूल क्रिया है। लिखना ये भी मूल क्रिया है, बैठना ये भी मूल क्रिया है। तो ये वो क्रिया हैं जो मुख्य रूप से काम करती हैं। जैसे मोहन पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर जो मुख्य काम हो रहा है वो लिखने का काम हो रहा है, तो जो लिखना है वो मूल क्रिया होगी। रहा है उसकी सहायक क्रियाएं हो जाएंगी। राम ने पत्र लिखवाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। राम पत्र लिखकर चला गया, यहाँ पर ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। लेकिन जो लिख है वो मुख्य काम हो रहा है, मुख्य क्रिया है, इसलिए इसे मूल क्रिया भी कहते हैं। अगला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है? इसका अर्थ है एक ऐसी क्रिया जो किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करती है। वाक्य का जो विषय होता है, सब्जेक्ट जो होता है, वो इस कार्य का वर्णन करता है। वाक्य का जो विषय होता है उसके काम को ये क्रिया बताती है। ये क्रिया वाक्य के अर्थ को पूरा करती है और कर्ता के काम की ओर संकेत करती है। जैसे राम खेलता है, यहाँ पर जो खेलना है वो है मूल क्रिया या फिर मुख्य क्रिया भी इसे कह सकते हैं। ये मूल क्रिया या मुख्य क्रिया, और है जो है उसकी सहायक क्रिया है। लेकिन राम खेलता है ये एक सामान्य क्रिया भी है। ठीक है, जब इसमें दो शब्द आए ना, जैसे खेलता है, अब खेलता है को हमने कहा सामान्य क्रिया, खेलता को हमने कहा मुख्य क्रिया, है को हमने कहा सहायक क्रिया।
तो इस तरह से इनके विभाजन होते हैं। तो मूल क्रिया, मुख्य क्रिया, सामान्य क्रिया, वैसे तो ये एक जैसी ही हैं, तीनों क्रियाएं एक ही होती हैं। आगे है सहायक क्रिया। यह क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है। तो आप जब से क्रिया चैप्टर मैंने शुरू किया है तब से ही आप समझते आ रहे हैं इसे कि ये मुख्य क्रिया की सहायता करती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम बाजार चला गया था, तो यहां पर चला गया था, ये 3 शब्द क्रिया के हैं। अब इसमें से जो चला है वो है मूल क्रिया, चला गया था, ये तीनों मिलकर के हो जाएंगी संयुक्त क्रिया या फिर सहायक क्रिया इसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो चला है वो मुख्य क्रिया हो गई या मूल क्रिया हो गई, चला गया था, तीनों क्रियाओं को अगर मिला देंगे तो ये इसकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। गया था, ये हैं सहायक क्रियाएं। उदाहरण है जैसे मैं खेल रहा था। अब इसमें देखिए आप, खेल रहा था, ये 3 क्रियाएं, क्रिया शब्द आए हैं 3 इस वाक्य के अंदर। ठीक है, अगर इसमें से हम रहा था, सिर्फ रहा था को देखें तो ये सहायक क्रिया है, क्योंकि ये मुख्य क्रिया की सहायता कर रही है। इसमें मुख्य क्रिया है खेल, खेल क्या है, मुख्य क्रिया है, और रहा था क्या है, सहायक क्रिया है। और तीनों को मिला दिया जाए, खेल रहा था, तो ये क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। समझ में आया आपको? खेल रहा था, एक वाक्य में 3 क्रिया शब्द आए हैं, तो खेलने का तो काम हो रहा है उस वाक्य में, इसलिए ये मुख्य क्रिया हो गई, या फिर इसे हम मूल क्रिया भी कह सकते हैं। रहा था, ये मदद कर रहे हैं इसको, तो ये सहायता कर रहे हैं, सहायक क्रिया हो गई। लेकिन अगर तीनों शब्दों को हम इकट्ठा ही बोल रहे हैं तो इसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। क्लियर? चलिए, अब है अगला सजातीय क्रिया। देखिए, कई बार क्या होता है कि वाक्य के अंदर कुछ ऐसे शब्द आते हैं, दोनों शब्द एक जैसे होते हैं, जो संज्ञा शब्द है वो भी और जो क्रिया शब्द है वो भी एक ही जैसे होते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, खाना खाना, खाना खाना, तो दोनों खाना खाना एक जैसे शब्द है ना। एक जगह हम खाना भोजन को कह रहे हैं, रोटी सब्जी को कह रहे हैं, एक जगह हम खाने की क्रिया को खाना कह रहे हैं, तो खाना खाना एक जैसे है। इसी तरह से मैंने गाना गाया, गाना गाना एक जैसे ही है ना। एक जगह गाना का मतलब होता है गीत, सॉन्ग, और एक जगह गाना का मतलब होता है सिंगिंग, क्रिया, है ना। तो यहाँ पे क्रिया और संज्ञा दोनों शब्द एक जैसे हैं, समान है, तो इन्हीं को हम सजातीय क्रिया कहते हैं। उदाहरण यहाँ पे ले रखा है, वह गाना गाता है। अब इसमें देखिए आप, ये है गाना, जो उसका गीत है यानी लिरिक्स जो है गाने के, सॉन्ग जो है, और ये है गाता, गाता यानी सिंगिंग, सिंगिंग मतलब काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर संज्ञा और क्रिया दोनों एक जैसी आई हैं, तो इन्हें हम कहेंगे सजातीय क्रिया। अब है संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद का अंतिम प्रकार। ये है 9वां भाग इसका, और इसका नाम है विधि क्रिया। इसको क्या कहते हैं? विधि क्रिया। विधि क्रिया क्या होती है? किसी भी काम को करने का एक विशेष तरीका विधि क्रिया कहलाता है। जैसे ऑपरेशन करना, तो ऑपरेशन करने में क्या करना पड़ेगा? पहले आपको एक इंजेक्शन दिया जाएगा जिससे आप बेहोश हो जाएं। ठीक है, अब आपको इंजेक्शन दिया गया, एनेस्थीसिया। अब वो इंजेक्शन आपके शरीर के अंदर जाकर के कुछ काम करेगा ना, जिससे आप बेहोश होंगे, या आपकी बॉडी का वो पार्ट सुन्न हो जाएगा, फिर आपको महसूस नहीं होगा। तो वो जो काम कर रहा है इंजेक्शन हमारे अंदर जा कर के, वो एक विशिष्ट तरीका है, एक विशेष खास प्रक्रिया है। उसी क्रिया को क्या कहते हैं? विधि क्रिया कहते हैं। ये एक विशेष क्रिया की व्याख्या करती है, वह कैसे काम करती है, इसके लिए आवश्यक चरण क्या है, और ये कैसे उद्देश्य को पूरा करती है। इसे क्रिया विधि या कार्य विधि भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में एक अभिक्रिया क्रिया विधि विवरण है, जो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, उसमें केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। लेबोरेटरी के अंदर आप लोग काम करते होंगे ना, केमिस्ट्री की लैब के अंदर, तो वहां पर जो भी आप केमिकल के साथ रिएक्शंस करते हैं उन्हें ही विधि क्रिया कहते हैं। तो ये हमारे हिंदी व्याकरण में आपको विधि क्रिया देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि साइंस
लैब में आपको ये क्रिया देखने को मिलेगी। हाँ, ये भी क्रिया का ही एक पार्ट होता है, इसलिए इसे यहाँ लिया गया है। दवाओं में भी क्रिया विधि होती है कि दवा शरीर के अंदर कैसे काम, मैंने अभी एनेस्थीसिया का उदाहरण दिया ना आपको कि शरीर के अंदर जाके वो किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह से हमारे शरीर को सुन्न करती है, बेहोश करती है। तो इसके विशिष्ट लक्ष्य क्या होते हैं, कैसे इसका प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, इस सब को विधि क्रिया कहते हैं। अगर संक्षेप में हम जानना चाहें तो विधि क्रिया किसी भी कार्य को करने का विशेष तरीका होता है। ये क्रिया को समझने और उसे निष्पादित करने में, एग्जीक्यूट करने के लिए आवश्यक चरणों को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब कोई काम अगर हमने कराना है और उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन की जरूरत है, तो ये तरीका है, ये एक क्रिया है जो हमारे केमिकल रिएक्शन को बताता है कि रिएक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है कहीं पर भी। तो ये तो आपको लैब में ये क्रिया देखने को मिलेगी। व्याकरण में ये क्रिया नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये क्रिया का एक भेद है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे विधि क्रिया सिखा दिया। तो इस तरह से ये 9 भेद थे प्रयोग या फिर संरचना के आधार पर क्रिया के। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारे भाग समझ में आ गए होंगे। यहाँ से हमने शुरू की थी आज की क्लास संरचना या प्रयोग के आधार पर भेद। तो ये है पहला भेद था संयुक्त क्रिया। वो क्रिया होती है राम खाना खा रहा है। तो यहाँ पर खा रहा है 3 शब्द इकट्ठे आए हैं, इन तीनों को मिलाकर के हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें एक मुख्य क्रिया है और 2 सहायक क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया को जब मिला दिया जाता है तो वो संयुक्त क्रिया बन जाती है। पहला। दूसरा है नाम धातु क्रिया। इसके नाम से पता चल रहा है कि नाम मतलब संज्ञा, जो संज्ञा से धातु बनती है, जैसे हाथ से हथियाना। ठीक है, तो इस तरह की जो क्रिया शब्द होते हैं वो नाम धातु क्रिया में आते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें हम खुद काम नहीं करते बल्कि किसी और से काम कराते हैं। मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, तो यहाँ पे जो धुलवाए शब्द है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें हम मुख्य क्रिया से पहले एक काम करते हैं। जैसे मैं नाश्ता करके स्कूल गई, तो मैंने स्कूल जाने का मुख्य काम है, मैं स्कूल गई ये बताना चाह रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने क्या कर लिया, नाश्ता कर लिया। तो जो नाश्ता करना है वो पूर्वकालिक क्रिया है। राइट। मूल क्रिया। मूल क्रिया वो क्रिया होती है जो अपने आप से ही बनती है, किसी की मदद नहीं लेती। राम पत्र लिखता है, तो इसमें जो लिखना है वो लिख से बना है, लिख शब्द से बनी है क्रिया, और लिख मूल क्रिया है। तो लिखना, पढ़ना, चलना, ये है मूल क्रियाएं। ठीक है। अब है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया भी मुख्य क्रिया मान सकते हैं। सामान्य क्रिया वो क्रिया होती है जो मुख्य रूप से वाक्य के अंदर होती है, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। मतलब इसमें ज्यादा कोई पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, कोई प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, कोई सहायक क्रिया नहीं है, तो फिर वो सामान्य क्रिया है। जैसे राम लिखता है, तो इसमें लिखने का काम हो रहा है, एक ही सिंपल एक क्रिया आई है, तो उसे हम सामान्य क्रिया कहेंगे। अगला है सहायक क्रिया। देखिए सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया में मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, राम पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो इसमें जो लिख शब्द है ये तो मुख्य क्रिया है, लिखने का काम हो रहा है इसमें, और रहा है जो शब्द है ये इसको मदद कर रहे हैं वाक्य को पूरा करने के लिए। तो जो रहा है शब्द है ये है सहायक क्रिया, और जो लिख शब्द है ये है मुख्य क्रिया है। आ गया समझ में। और जब हम लिख रहा है तीनों को मिला देंगे तो ये संयुक्त क्रिया हो जाएगी, जो नंबर 1 में हमने पढ़ी थी। इसके बाद है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया वो क्रिया होती है जो संज्ञा शब्द से ही बनती है। जैसे नाम धातु क्रिया थी ना, जो हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, इस तरह से नाम धातु क्रिया बनी थी। लेकिन जो सजातीय क्रिया है वो जो संज्ञा वाक्य में आई होती है उसी के जैसी क्रिया भी वाक्य में होती है। जैसे राम ने गाना गाया, गाना गाना, गाना गाया, खाना खाना, तो खाना खाना एक जैसे शब्द है, इन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। विधि क्रिया। विधि क्रिया विज्ञान से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, लैब्स में देखने को मिलती है। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे विधि क्रिया में आते हैं। तो इस तरह से 9 के 9 क्रिया भेद मैंने आपको एक बार फिर से रैपिडली समझा दिए। अब आपको सारी क्रियाएं समझ में आ गई होंगी, और ये क्रियाएं अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आपने क्या करना है, 4 काम करने हैं आपको। वीडियो को लाइक करना है, अपने किसी दोस्त के साथ इसे शेयर करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब कर लेना है,
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि आगे जैसे ही वीडियो डले आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इतना सब काम करने के बाद चलते हैं, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.